हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल पेज 5 मई 2023 में आपका स्वागत है। मैं इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल पेज कवर कर रहा हूँ अभी ये सीरीज़ में। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा इकोनॉमिक टाइम्स कवर करूँ तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं ऐसे ही शॉर्ट क्रिस्प वीडियो आपके लिए इकोनॉमिक टाइम्स को कवर करते हुए लेके आ सकता हूँ मैं। काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मेरा ये सजेशन रहेगा कि एक बार अपने आप से भी आप न्यूज़पेपर गो थ्रू किया करिए। एडिटोरियल तो अब ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि एडिटोरियल तो मैं कवर कर रहा हूँ। अगर बाकी न्यूज़ अगर आप कवर करना चाहते हैं तो एक बार अपने थ्रू से गो थ्रू करिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता है या अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको समराइज़ करके सिर्फ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दे दे, क्योंकि देखिए अलग अलग न्यूज़ अलग अलग टाइप के भी आते हैं। कई पॉलिटिकल न्यूज़ भी आते हैं, कई नॉट सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी आते हैं, तो वो सबको इग्नोर करके मैं शॉर्ट क्रिस्प वीडियो भी बना सकता हूँ मैं। तो आज के डेट पे हम 4 आर्टिकल कवर करेंगे। मैं 3 आर्टिकल इस वीडियो में बनाऊंगा, एक आर्टिकल के लिए कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बड़ा आर्टिकल है। हालांकि उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को लेके, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो मैं उसे डिस्कस करूंगा एक अलग से वीडियो में। फिर एक आर्टिकल है, विल फेड नाउ हेड टुवर्ड्स अ पॉज। एक ये वही है कि आपको पता ही होगा कि भाई फेड ने वापस से 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट इंक्रीज कर दिया है। तो क्या चल रहा है, ये कब तक हम ये बढ़ता रहेगा फेड, और क्यों बढ़ा रहे हैं, ऐसा करके देखेंगे इस आर्टिकल में। डोंट डोंट पे क्लाइमेट लिप सर्विस, पे अप। सी ये अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा निर्मला सीतारमन जी जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने स्पीच में ये चीज़ बोला है कि भाई अब मतलब जो इंटरनेशनल बैंक्स मतलब मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, तो इन सबको ना अपना फंडिंग थोड़ा वो करना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए थोड़ा बढ़ाना चाहिए, सो दैट डेवलपिंग कंट्रीज़ भी अपना क्लाइमेट फाइनेंस को लेके जो है वो अपना टारगेट्स पूरा कर पाए क्लाइमेट गोल को लेके। और सिर्फ कुछ कंट्रीज़ के ऊपर ना कॉन्सेंट्रेट करें, इन लोग सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ को सपोर्ट करें। एक और आर्टिकल सक्सेशन सीजन फिनाले। एक्चुअली इन्होंने बहुत ही अच्छा, मैं बोलूँगा, एक ड्रॉ किया है अपने इंडियन इंडस्ट्री से कंपैरिजन। सक्सेशन एक सीरीज़ है जिसमें जो है एक फैमिली मीडिया हाउस को ओन करती हैं, एंड समहाउ जो मीडिया हाउस के जो ओनर मतलब जो सबसे बड़े मेंबर जो एक जनरेशन में है उनका डेथ हो जाता है। एंड अब वो सक्सेशन कैसे होगा बाकी फैमिली मेम्बर्स में, वो चीज़ का एक चैलेंज है। तो ये चीज़ वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी बोल रहे हैं कि भाई इंडिया में भी कुछ ऐसा ही है। तो इस आर्टिकल को भी अच्छे से देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इस प्रकार के जब भी वीडियोस बनाऊंगा या इकोनॉमिक टाइम्स की सीरीज़ भी चालू करूंगा जिसमें मैं न्यूज़ बाकी कवर करूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन चल जाए। चलिए, तो विल फेड नाउ पॉज विल फेड नाउ हेड टुवर्ड्स अ पॉज, सॉरी। तो इसमें ये चीज़ बोल रहा है कि फेड रेट इंक्रीज करते जा रहे हैं, और मतलब इंडिया में फेड क्यों रेट इंक्रीज कर रहा है, पहले तो ये समझिए, इकोनॉमिक्स समझिए कि भाई अगर फेड रेट इंक्रीज करता है तो इंटरेस्ट रेट एक्सपेंसिव होता है, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बढ़ जाता है। तो उससे क्या होगा कि लोग कम खर्चा करेंगे और उससे थोड़ा सा इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। सो ऑल इन ऑल फेड ये सिर्फ इसलिए इंक्रीज कर रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल में लेके आना है। अब ये कह रहे हैं कि भाई फेड का ऑलमोस्ट चीज़ हो चुका है, फेड का रेट इंक्रीज करना। फेड अब रेट इंक्रीज शायद ना करें। इंडिया को अब इस चीज़ में क्या करना चाहिए, देखिए एक तो ये चीज़ है कि भाई जब भी फेड रेट इंक्रीज करता है तो इंडिया भी अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़ जाता है। हर बार नहीं करे बट प्रेशर रहता है। क्यों रहता है प्रेशर, देखिए आप इसमें वो समझिए, इकोनॉमिक्स समझिए इसका। अगर फेड रेट इंक्रीज कर रहा है, से सपोज मान लीजिए उनका रेट इंक्रीज हो गया 5% पे, और इंडिया का अगर रेट इंक्रीज हुआ है अभी 7% पे। पहले ये गैप, जब ये जो पैंडेमिक वगैरह के पहले ना, ये गैप 4-5% का रहता था। तो जो लोग यूएस में इन्वेस्ट करते थे 1-3% या 1% के आसपास में, वो इंडिया में वही परसेंटेज पे कितना में कर सकते थे, 5-6 पे कर सकते थे। अब क्योंकि फेड बढ़ा बढ़ा के उसे खुद ही 5 तक लेके आ गया, तो इंडिया वो जो गैप है वो उसको थोड़ा सा पूरा तो नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि फेड फिर 5 कर दिया तो इंडिया फिर 12 कर देगा, ऐसा नहीं करेगा। बट इंडिया को भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इन्वेस्टर्स यही सोचेंगे ना भाई,
मैं एक इंडिया जैसी इकोनॉमी में क्यों इन्वेस्ट करूँ, दैट इज स्टिल इन इमर्जिंग इकोनॉमी। ठीक है, आज इंडिया के गवर्नमेंट पे कभी डिफ़ॉल्ट की नहीं है, कभी करेगी नहीं, बट यूएस के गवर्नमेंट पे तो ज़्यादा रिजर्व्स है ना, यूएस के गवर्नमेंट पे तो लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा भरोसा है, तो इसके कारण लोग अपना पैसा निकाल के उधर चल जाते हैं। सो दैट इज़ वाई ये आर्टिकल में एक यही कॉन्सेप्चुअल पार्ट था कि भाई आपको जब फेड रेट इंक्रीज करता है तो इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, इसी कारण। हर बार नहीं, बट हाँ कई बार। फिर ये कह रहे हैं कि आर्टिकल में कि भाई कमोडिटी प्राइसेस जो है वो कूल होना चालू होगा, और उसके बाद क्योंकि ये जो यूएस में रिसेशन है तो इंडिया का बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ख़राब हो सकता है, और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है वो फ्लोर प्राइस सेट कर रहे हैं, तो उससे इन्फ्लेशन कुछ ही हद तक कंट्रोल पे आ पाएगा, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद ये चीज़ ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया का अगर मान लीजिए अगर रुपी भी डिप्रिशिएट होता है, रुपी क्यों डिप्रिशिएट होगा आप ये चीज़ समझिए। रुपी इसलिए डिप्रिशिएट होगा अगर मान लीजिए फेड रेट इंक्रीज करता है अपना, तो जैसे कि मैंने बोला कि वो इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल के किधर चल जाएंगे, यूएस मार्केट में वापस से चल जाएंगे। तो जब इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालेंगे तो रुपी हैवी क्वांटिटी में सेल होगा और डॉलर हैवी क्वांटिटी में बाय होगा। तो इसके कारण क्या होगा कि ऑब्वियसली रुपी डिप्रिशिएट हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि रुपी डिप्रिसिएशन में भी एक अच्छा पॉइंट ये है कि भाई हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। देखिए एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा रुपी डिप्रिसिएशन में, तो उसके लिए एक अच्छा पॉइंट बोल रहे होते हैं। बस फाइनली इस आर्टिकल में और कुछ है नहीं, वही कह रहे हैं कि भाई इंडियन पॉलिसी मेकर्स को ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर डोंट पे क्लाइमेट लिप सर्विस पे अप। अब ये आर्टिकल में बेसिकली ये चीज़ बोला गया है कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज जो है अपना जो फाइनेंस करने में उनको प्रॉब्लम जा रहा है, जैसे कि इंडिया का गोल पंचामृत में, जैसे COP26 में प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था कि भाई हम क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाएंगे 2070 तक। ये चीज़ देखिए, ये कमिटमेंट नहीं था, इन्होंने बस अनाउंसमेंट किया है। कमिटमेंट वो होता है जो कि हम प्रॉपर रिटन फॉर्म में देते हैं IPCC के पैनल को, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं है, ये सिर्फ ये चीज़ है कि इंडिया ने अपने इंटेंशन अनाउंस किया। तो भाई अगर हम करते भी है ये चीज़, अगर टारगेट करते भी तो हमें 716 लाख करोड़ लगेगा, दैट इज 10.1 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ऑफ इंडिया करंट GDP। तो आप ये चीज़ सोचिए, सिर्फ क्लाइमेट न्यूट्रल करने के लिए हम लोग को इतना खर्चा करना पड़ेगा। तो क्या ये पॉसिबल है? तो ऑथर ये बोल रही है कि भाई अलग अलग जगह से फाइनेंसेस उठाने पड़ेंगे हमें, ठीक है, और उससे हमें फाइनेंस करके ये ग्रीनर इकोनॉमी की तरफ जाना पड़ेगा। इसमें हमारा ये रहेगा कि भाई मेन जो बल्क ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आपका वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उससे आने चाहिए फंडिंग। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो जितने भी जो अदर बैंक है वैसे उनको थोड़ा सा शोर अप करना चाहिए अपना फाइनेंस टुवर्ड्स दी डेवलपिंग कंट्री हु आर ट्राइंग टू मीट देयर टारगेट्स। वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, मेनली डेवलप्ड कंट्रीज पे फोकस कर रहे हैं या चाइना पे फोकस कर रहे हैं। भाई बाकी कंट्रीज भी तो हैं ऐसा। और अगर आपको ये चीज़ देखिए, अगर वर्ल्ड के क्लाइमेट को अगर आपको सुधारना है, 1.5 डिग्री के रेट ऑफ इंक्रीज को अगर आपको कम करना है, तो आपको सबको फाइनेंस करना पड़ेगा। आप किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कंट्रीज को आप फाइनेंस नहीं कर सकते। ये लास्ट आर्टिकल, जैसे मैंने बताया कि वो इसके बाद वाला जो ये बड़ा आर्टिकल है ये मैं अलग से कवर करूँगा। ये लास्ट आर्टिकल, इस पर ये चीज़ बोलते हैं कि सक्सेशन सीजन फिनाले। इसमें ये चीज़ उन्होंने बोला है कि भाई जैसे वो टीवी सीरीज़ में मैंने आपको बताया सक्सेशन में वो उनके जो ओनर रहते हैं वो मीडिया हाउस के, वो मर जाते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन सक्सीड कर रहा होता है। तो इसी तरह इंडिया के भी ऑर्गेनाइजेशंस में अभी कई देखा जा रहा है। आपको पता है इंडिया के कई ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब मैं बोलूँगा कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे आप वो निफ्टी 50 की बात कर लो, चाहे आप अच्छे अच्छे कंपनीज, मतलब टॉप 500 कंपनीज में अगर आप देखो तो आपको मेजॉरिटी कंपनीज आपको फैमिली ओन कंपनीज मिलेंगे। अडानी बोल लो, रिलायंस बोल लो, टाटा बोल लो, ये सब देखिए फैमिली ओन का ये मतलब नहीं है कि भाई सिर्फ फैमिली ओन करेगी। आज रिलायंस का मेरे पास भी एक शेयर है, मैं भी ओनर हूँ, बट हाँ ऑब्वियसली स्टेक पे डिपेंड करता है। तो वैसे ही एक चीज़ है कि भाई फैमिली ओन मतलब मेजॉरिटी जो उस कंपनी का जो कंट्रोलिंग स्टेक है वो फैमिली के पास है, ऐसा। तो भाई फैमिली ओन्ड शेयर्स, फैमिली ओन्ड कंपनीज कई हैं हमारे इंडिया में भी, और टॉप कंपनीज सारे फैमिली ओन्ड है लगभग। आप चाहे महिंद्रा बोल लो, आप चाहे बिरला बोल लो, आप चाहे रिलायंस बोल लो, अडानी बोल लो, एक्सेट्रा। तो ऐसे ही इन्होंने बोला कि भाई जो
जैसे कि मतलब हिंदुस्तान अभी अभी चल रहा है ना कि कई सारे बड़े कंपनीज के सीईओज रिज़ाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? ये टाइम है, इन्होंने काफ़ी अच्छा कमा लिया, इन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रो करा लिया कंपनी को। क्या है कि देखिए, पैंडेमिक के जस्ट बाद पेंटअप डिमांड था, काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया सीईओ वगैरह को, काफ़ी अच्छा एक अच्छा प्रोग्रेस मिल गया। एंड अब क्या चाहते हैं ना सीईओ वगैरह, अब इन्हें पता है भाई डाउन टर्न आ रहा है। तो भाई अब बिफोर मूविंग इनटू रेड, let us just quit the company. Obviously there could be personal reasons, it could differ individually, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑथर ये चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये एक प्रॉब्लम है इनमें, कि भाई अच्छे अच्छे चीज़ में इन्होंने अभी कर दिया, 2-3 साल में काफ़ी अच्छा ग्रो करा लिया, अब सीईओज वगैरह धीरे धीरे करके रिज़ाइन कर रहे हैं। अब देखिए टॉप कितने सारे कंपनीज का सीईओ रिज़ाइन कर दिया, टीसीएस का, फिर उसके बाद एचयूएल का, फिर उसके बाद आप समझिए टाटा, मतलब कि जो टीसीएस का जो फर्म है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और एलएनटी के सीईओ भी। तो कई सारे टॉप सीईओज रिज़ाइन किए एंड उनके भी अलग अलग रीजंस है कि उन्होंने जो रिज़ाइन किया है। तो ये कह रहे कि भाई इंडिया के जो इतना फैमिली ओन कंपनीज है, इनका सक्सेशन बहुत मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी जो कंपनीज है ना, आप समझ लीजिए जेफरीज के रिपोर्ट के हिसाब से कई सारे कंपनीज का टॉप वो रिज़ाइन करेंगे, जैसे कि एसबीआई हो गया, टीसीएस हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, टेक महिंद्रा हो गया। सारे फैमिली ओन नहीं है बट कई सारे हैं। तो इन्होंने ये चीज़ देखा कि भाई सीईओ का जो ट्रांजिशन होगा, इसमें कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जिसमें फॉरेन एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट है, जैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, उन लोगों का 17% स्टेक यही सारे कंपनीज में, इनके सीईओज अभी चेंज होंगे या हो चुके हैं। फिर दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 21% ऑफ निफ्टीज वेट। तो यही कह रहे हैं कि भाई सीईओ का जो ट्रांजिशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, एंड खास करके जब फैमिली ओन कंपनीज रहता है, क्योंकि फैमिली ओन कंपनीज में ना सब चाहते हैं कि भाई मैं बन जाऊँ सीईओ, क्योंकि एक रेस सा लग जाता है जब जो टॉप आज जैसे मुकेश अंबानी है, आई एम श्योर उनका अच्छा सक्सेशन प्लान होगा, बट कल को उनके जैसा इंसान अगर तुरंत रिटायरमेंट ले ले तो उनको रिप्लेस करने के लिए कौन रहेगा, उनके फैमिली में कोई रहेगा, कोई आउटसाइडर रहेगा। तो वो चीज़ एक देखना और उस चीज़ को कैसे ट्रांजिशन होता है, वो चीज़ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर ऑथर ये कह रहे कि भाई इंडिया के जो जैसे इन्होंने डिज्नी का एग्जाम्पल दिया कि भाई डिज्नी में अभी आपने सुना होगा सक्सेशन हुआ था 2020 में, फिर डिज्नी का काफ़ी डाउनफॉल चले गया सीईओ के सक्सेशन के बाद। अब वापस से 2022 में डिज्नी का जो पुराने सीईओ थे बॉब, तो वो वापस से आ गए अब। तो इसके कारण डिज्नी अब थोड़ा सा वो हो गया। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज फेस करना पड़ा था डिज्नी को। और फिर लास्ट में वही वो मतलब रिलायंस का एग्जांपल देते हैं, इस चीज़ से कंक्लूड करते हैं आर्टिकल। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा आर्टिकल। और जितना मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं इनफैक्ट आर्टिकल में जो लिखा है ना, मैं उससे ज़्यादा ही बोलूँगा। हाँ, आर्टिकल में कुछ ऐसे पॉइंट्स रहते हैं कि जो कि मुझे लगता है कि वो बस आर्टिकल स्ट्रेच कर रहे हैं, तो मैं उसे ज़रूर स्किप कर दूंगा, बट कंसेप्चुअली मैं आपको सारे पॉइंट समझा दूंगा, सो दैट आपके मन में ये आइडिया बैठे। देखिए, मेरा ये काम है कि मैं आपके मन में जो ये आइडिया है, कल को अगर आप कोई इंटरव्यू में जाओ, कल को अगर आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो चीज़ आप लिख पाओ। मेरा ये मेन मोटो है ये वीडियोस बनाने का। मेरा वीडियो बनाने का ये मोटो नहीं है कि मैं आर्टिकल को एज इट इज़ आपको इंग्लिश से लेके हिंदी में ट्रांसलेट कर दूँ। थोड़ा वो हो जाता है क्योंकि कई कई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स वैसे होते हैं कि भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वैसे होते हैं कि मैं रीड आउट कर देता हूँ, फिर मैं उसे हिंदी में भी समझा देता हूँ या नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में भी समझा देता हूँ, बट वो चीज़ में मैं करता हूँ। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं आर्टिकल को समझाता हूँ सो दैट आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट बैठे। तो इसी कारण अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके बताएं। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप क्या ये वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, क्योंकि मैं भी नया हूँ यूट्यूब में। तो आपके सजेशंस मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एंड काफ़ी मुझे मोटिवेट करते रहेंगे कि भाई वीडियोस जो देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा मेहनत लगता है ये सब वीडियोस बनाने में, कुछ चीज़ें पता हो रहता है, कुछ चीज़ें आपको खुद समझना पड़ता है, तो इस कारण थोड़ा मेहनत लगता है। बट अगर आप ऐसे मोटिवेट करते रहेंगे तो ज़रूर कई वीडियोस इस प्रकार के मैं लेके आऊँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।